हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एचएस एंड आई वेलकम यू ऑल इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान. स्टूडेंट्स, आई एम हियर in HC Verma solution series. In last video, we have done 10 question from friction chapter, and in this video, we will continue that. So let's start. Our question number 11 is: consider the situation shown in figure. Calculate the acceleration of 1 kg block, the tension in the string connecting the 1 kg block and the tension in the string attached to the 0.5 kg block. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें. ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं. देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 में एक मास दिया हुआ है जो 1.0 kg का है और स्ट्रिंग के थ्रू ये मास एक दूसरे मास से कनेक्टेड है एंड द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज आल्सो 1 kg एंड दिस ब्लॉक इज फर्दर connected to another block which mass is 0.5 kg. ये हमारा क्वेश्चन है एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है 0.2, यहां भी 0.2 है. ये हमारा क्वेश्चन है. अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है स्टूडेंट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक. इसके बाद द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक्स, मतलब यहां का हमें टी फाइंड आउट करना है. और सपोज कि ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है. तो ये सारे ब्लॉक को हमने नेमिंग कर लिया. अब इसके बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है एंड टेंशन इन स्ट्रिंग अटैच्ड टू, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन निकालना है. लेट अस से दिस टेंशन एज T1 एंड दिस टेंशन एज T2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि सिस्टम मोशन में सेटअप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. जैसे इस प्रॉब्लम को अगर हम देखते हैं तो इधर ये 5 न्यूटन mg जो इसका होगा, जो नेट पुलिंग फोर्स है सिस्टम में, वो मास ऑफ c इंटू जी मीन 0.5 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ 5 न्यूटन आ रहा है. जबकि जब ये सिस्टम चलना चाहेगा तो यहां से एक अपोजिंग फ्रिक्शन लगेगा और यहां से भी एक फ्रिक्शन लगेगा जो इस पुलिंग फोर्स का अपोज करेगा. तो स्टूडेंट, ये जो फोर्स होगा फ्रिक्शन एट ए, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो म्यू इंटू नॉर्मल से अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो 0.2 एंड नॉर्मल यहाँ mg के इक्वल होगा तो 1 इंटू 10 मीन ये 2 न्यूटन होगा. इसी तरह से फ्रिक्शन एट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू, ये हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, मीन इतना होगा. और ये भी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो म्यू इंटू नॉर्मल से 0.2 इंटू 1 इंटू 10 यदि हम करते हैं तो 2 न्यूटन होगा. तो अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का अरेंजमेंट ऐसा है कि 5 न्यूटन फोर्स सिस्टम को पुल कर रहा है एंड मैक्सिमम जब ये मोशन में होगा तो 2 न्यूटन और इस ब्लॉक का 2 न्यूटन, ए ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन 2 न्यूटन. ये दोनों जो फ्रिक्शन है ये मोशन का अपोज यहाँ पर करेगा. तो ऑब्वियसली 5 न्यूटन इज मोर देन दिस 2 अपोजिंग फोर्स, तो सो सिस्टम विल बी इन मोशन. तो whenever you are going to calculate acceleration of the different blocks and frictions are given, you should first of all check that system will be in motion or not. कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी अरेंजमेंट दे देता है और बोला जाता है कि आप एक्सेलरेशन निकालिए, तो उसमें कभी कभी मोशन ही सिस्टम का नहीं होगा. तो ऐसे केस में जब आप ऐसे ब्लाइंडली बिना चेक किए हुए अप्रोच लेते हैं तो आपका आंसर तो कुछ आ जाता है, आंसर निगेटिव में आ जाएगा. तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली हैबिट बनी रहती है कि निगेटिव में मोशन आया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया, तो हम ये आर्गुमेंट देते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जिधर हमने सेलेक्ट किया था उस डायरेक्शन में नहीं होकर कि बैक डायरेक्शन में होगा. बट यहाँ ऐसा नहीं होता है. यहाँ अगर आप कंफर्म हो लिए कि हाँ सिस्टम मोशन में है
तभी आप आगे प्रोसीड कीजिए। अगर सिस्टम मोशन में नहीं आ रहा है तो फिर डिफरेंट पोजीशंस पर जाकर और इक्विलिब्रियम का आप कॉन्सेप्ट लगाइए और फिर हमें फ्रिक्शन मिलेगा। लेकिन चलो फॉर्चुनेटली यहाँ ये सिस्टम मोशन में है तो फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। फिर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम इक्वेशन लिखते हैं वैसे ही इक्वेशन यहाँ भी लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद। तो सी ब्लॉक का जो एक इक्वेशन होगा ये 5 न्यूटन डाउनवर्ड एंड T2 अपवर्ड हो जाएगा। तो 5 माइनस T2 इक्वल टू 0.5 इंटू ए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब बी का इक्वेशन लिखेंगे, T2 फॉरवर्ड लग रहा है, T1 बैक में लग रहा है एंड फ्रिक्शन भी बैक में लग रहा है। फ्रिक्शन यहाँ 2 न्यूटन एक्ट करने लगेगा। तो सो वी हैव T2 माइनस 2 माइनस T1 इक्वल टू 1 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन बी। And for block A, we have T1 minus 2 equal to again 1 into A. This is equation C. तो अब हम इस इक्वेशन को ऐड करते हैं तो T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। तो सो वी हैव 5 minus 4 equal to 1A and 0.5 है, तो 2.5A, that is 1 equal to 2.5A। और ये इंप्लाई करेगा a की वैल्यू 1/2.5 मीन 10/25। तो वी हैव 2/5 मीन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और यदि हमें जरूरत है T1 और T2 निकालने की तो फ्रॉम इक्वेशन C T1 माइनस 2 इक्वल टू 1 इंटू ए करेंगे हम। तो T1 माइनस 2 की वैल्यू 0.4 एंड दस T1 इक्वल टू 2 प्लस 0.4 मीन 2.4 न्यूटन आ जाएगा। एंड फर्दर फ्रॉम इक्वेशन ए, ये हुआ फ्रॉम सी से एंड फ्रॉम ए। अब ए से जो यहाँ पर इक्वेशन ए है देखिए आप, उसमें अगर हम ए की वैल्यू डालते हैं तो 5 माइनस T2 इक्वल टू 0.4 इंटू 0.5 इंटू 0.4। तो 5 माइनस T2 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। 20/100 मीन 1/5। तो we have T2 equal to 5 minus 1/5, that is 24/5। तो this is 4.8 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। ए की वैल्यू हमें मिला 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 की वैल्यू मिला, मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक, we have T1 equal to 2.4 Newton and T2 equal to we have 4.8 Newton। तो this is our solution। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। एक बार और मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि देखिए यहाँ पर mg नीचे लगेगा, T2 ऊपर लगेगा, T2 यहाँ आगे, T1 पीछे, फ्रिक्शन भी पीछे। यहाँ T1 आगे लगेगा एंड फ्रिक्शन भी यहाँ बैक में लगेगा। अब सारे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिकम श्योर दैट द सिस्टम विल बी इन मोशन और नॉट। तो इसके लिए देख यहाँ पर चेक कर लीजिए कि mg ग्रेटर है इन दोनों अपोजिंग फोर्सेस से, सो सिस्टम विल बी इन कंडीशन ऑफ मोशन। एंड आफ्टर देन if you once become sure that system is in motion, then it becomes so easy, like Newton's law of motion। So you go to the different block, write equation, solve this, you will get answer। Now we have question number 12। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये इस तरह का एक अरेंजमेंट दिया हुआ है
ये एक ट्रायंगुलर फिक्स्ड वेज है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है, यहाँ पुली है, ये पुली है, पुली से स्ट्रिंग पास कर रही है और फिर एक इस तरह से पुली से ये पास करते हुए इधर आया है और एक ब्लॉक से ये अटैच किया हुआ है। ये इंटायर सिस्टम ये फिक्स वेज है और यहाँ की फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है, 2 kg की ब्लॉक दी हुई है। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है एंड दिस इज 4 kg ब्लॉक। ये 4 kg की ब्लॉक है एंड एंगल है 30 डिग्री। Find friction coefficient at the two contacts with the blocks and if each block have acceleration 0.5। इस ब्लॉक का भी स्टूडेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली जब ये आगे जाएगा तो ये डाउन की ओर आएगा। इसका भी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो और हमें μ1 की वैल्यू निकालनी है। टेंशन इन स्ट्रिंग भी गिवन है, T इक्वल टू यू आर गिवन 16 न्यूटन। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर टेंशन आपको मालूम है, फ्रिक्शन नहीं मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है। तो जब आप इक्वेशन लिखते हैं, चलिए हम लोग ये 2 kg वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखते हैं। तो इस टेंशन को T नेमिंग करते हैं, T माइनस फ्रिक्शन μ1 m1g इक्वल टू m1 है, टेंशन T माइनस μ1 2 इंटू 10 इक्वल टू 2 इंटू ए 0.5 है, इस 2 इंटू 0.5 ये 1 हो गया, 20 μ1 टेंशन 16 है। तो सो वी हैव 20 μ1 इक्वल टू 16 माइनस 1 इम्प्लाइंग 20 μ1 इक्वल टू 15। सो μ1 इक्वल टू 15/20 मीन 3/4। तो हमें μ1 की वैल्यू मिल गया। सिमिलरली अगर हम μ2 की वैल्यू निकालना चाहें तो μ2 के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, mg sin थीटा डाउन की ओर लगेगा, इसका नेमिंग m1 और m2 भी कर सकते हैं आप, इसका m2। तो उस ब्लॉक के लिए m2g sin थीटा डाउन में लगेगा, टेंशन अप में लगेगा एंड फ्रिक्शन भी अप में लगेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ अप में लगा, टेंशन अप में लगा एंड m2g sin थीटा डाउन में लगा। अगर आप नॉर्मल के बारे में यहाँ जानते हैं, इंक्लाइंड प्लेन में m2g cos थीटा 2 इधर डाउन साइड में लगेगा एंड नॉर्मल n ऊपर लगेगा। तो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू m2g cos थीटा हो जाता है। तो सो फ्रिक्शन की वैल्यू μ2 इंटू m2g cos थीटा हो जाएगा। देखिए μ2 m2g cos थीटा हो जाएगा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गया। तो सो अगर हम ब्लॉक बी का m2 मास का इक्वेशन लिखते हैं तो m2g sin थीटा माइनस t माइनस μ2 m2g cos थीटा, ये फ्रिक्शन हो गया, इक्वल टू m2 इंटू a, m2 4 है तो 4 इंटू 10 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस t माइनस वी हैव टू फाइंड μ2। तो सो μ2 की जगह पर μ2 रहेगा एंड m2 अगेन 4, g की वैल्यू 10 एंड cos 30 डिग्री रूट अंडर ऑफ 3/2 इक्वल टू 4 इंटू a। t की वैल्यू भी 16 है तो यहाँ 20 हो गया, 20 माइनस 16 इक्वल -16 माइनस ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 20√3 μ2 इक्वल टू a की वैल्यू भी हमें 0.5 मालूम है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 20√3 μ2 इक्वल टू 2 हो गया एंड सो μ2 की वैल्यू हो गया स्टूडेंट, ये 2 उस साइड में जाएगा तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा 20√3, ये 10 टाइम्स। तो सो वी हैव μ2 इक्वल टू 1/10√3। अब आप √3 की वैल्यू पुट करके
और अब कैलकुलेट कर लें तो μ2 की वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर μ1 और μ2 की वैल्यू निकालेंगे। ये 1 और इसको 17.3 भी लिखा जा सकता है एंड इसके बाद आप 0.08 समथिंग आंसर आएगा और इसका 0.7 कुछ आएगा ऐसे। तो जो भी हो मतलब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखते हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। तो सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए जब एक्सेलरेशन दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम, जब एक्सेलरेशन नहीं दिया है और फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक कर लेना चाहिए सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा या नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम एक्सेलरेटेड ही नहीं होता है। तो सो व्हाइल डूइंग फ्रिक्शन प्रॉब्लम बी केयरफुल ऑफ दैट। अब 14 नंबर स्टूडेंट 13 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, दो ब्लॉक है। जैसे ऐसा अरेंजमेंट पहले हम लोग देख लेते हैं। ये एक अरेंजमेंट है जिसमें एक ब्लॉक को यहाँ रखा गया है और इधर से भी एक स्ट्रिंग को पुली से पास कराया गया है और यहाँ भी एक पुली से ऐसे एक ब्लॉक को लटकाया गया है। इसकी मास है 15 kg एंड इसका मास है 5 kg एंड इसका भी मास है 5 kg एंड यू आर गिवन म्यू इक्वल टू 0.2। वी हैव टू फाइंड टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। मीन सपोज कि ये टेंशन T1 है और ये T2 है, तो वी हैव टू फाइंड T1 इक्वल टू व्हाट एंड T2 इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों ये कैसे करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक दैट सिस्टम विल बी एक्सेलरेशन और नॉट। तो देखो बच्चों इधर चूंकि मास ज्यादा है तो इधर से ही हमें चेक कर लेना चाहिए कि हाँ 150 न्यूटन का फोर्स जो mg की वैल्यू होगा वो खींच रहा है। जब ये खींचेगा तो ये फ्रिक्शन अपोज करेगा और इसका भी ग्रेविटी अपोज करेगा। तो यहाँ 15 न्यूटन अपोजिंग फोर्स है और यहाँ 5 टू या म्यू mg लगाओगे आप तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा। तो 10 न्यूटन एंड 50 न्यूटन मीन 60 न्यूटन। जब ब्लॉक इधर की ओर आएगा, लेट्स से दिस ब्लॉक A, दिस ब्लॉक इज B एंड दिस ब्लॉक इज C। तो सपोज करो कि अब ये ब्लॉक जब नीचे आएगा, ऑब्वियसली ये आ भी रहा है, हम लोग चेक कर लिए। तो इंटायर सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इक्वेशन लिख लें सारे ब्लॉक्स का, A का, B का, C का, एंड आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन वी कैन गेट T1 एंड T2। तो सो लेट वी राइट equation for block A. I think it will be 150 minus T1 equal to 15A. This is equation A. And for block B, T1 forward direction में, T2 backward direction में, and ये friction 10 Newton भी backward में। तो so T1 minus T2 minus 10 5 into A. This will be equation B. And for block C, it will be T2 upward and 50 downward. So T2 minus 50 equal to, again it is 5 है, so this is equation C. On solving T1 and T2 will cancel out and 150 minus 60 we have 90 and this side 25A. So student we have got acceleration of A 90 by 25। तो ये 18 टाइम्स, 18 बाई 5 से ये 5 टाइम्स। तो सो दिस बिकम्स 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लोगों ने A का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आई थिंक कि अब आप T1 और T2 फाइंड आउट कर लेंगे। इस वैल्यू को इक्वेशन A में रखने से हमें T1 मिल जाएगा A की वैल्यू को, और इक्वेशन C में रखने से हमें T2 मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जस्ट अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आप इसकी वैल्यू को, जो A की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करे हैं, वो 1 में रखिए तो यू कैन गेट T1, एंड अगर आप C में रखते हैं तो यू विल गेट T2।
राइट। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो 14 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 14, 15, 16, ओके। अब 14 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ अ व्हीकल इज 4/3. Find the maximum incline the road may have so that once hard brake are applied and will start skidding. The vehicle going down at a speed of 36 km per hour is stopped within 5 meter. क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ अ व्हीकल इज 4/3. Find maximum incline the road may have so that once hard brake are applied and wheel start skidding, the wheel going down at a speed 36 km per hour is stopped within 5 meter. मतलब आप मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ये बताना है सो दैट कि ब्लॉक जो 36 km पर आवर से जा रही हो 5 मीटर के अंदर ही रुक जाए। तो सपोज कीजिए यहाँ पर सिचुएशन को मैं ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया गया है एंड 5 मीटर के दूरी में ब्लॉक को रोक देना है। आप जानते हैं कि जब हार्ड ब्रेक लेंगे तो व्हील स्किड करने लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में ये म्यू एम जी कॉस थीटा, चूंकि यहाँ पर नॉर्मल की जो वैल्यू होगा, नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय एम जी कॉस थीटा, तो दैट्स वाई नॉर्मल विल बी एम जी कॉस थीटा। सो जो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mu into normal, that is mu mg cos theta, and in downside we have mg sin theta. Since a vehicle is to be stopped in 5 meter, obviously mu mg cos theta will be greater than mg sin theta, and vehicle will deaccelerate. So here a value of deacceleration can be written as a equal to mu mg cos theta minus mg sin theta divided by m, that is a equal to mu g cos theta minus g sin theta। ये हमें डीएक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगा। अब सिंस 5 मीटर में इसको स्टॉप करना है एंड इसकी वेलोसिटी जो है u ये 36 km पर आर दिया है, तो सो वी हैव 36 5/18 करते हैं, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मीन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर है एंड इट इज टू बी स्टॉप विद इन 5 मीटर। ये हमें 5 मीटर के अंदर ही रोक लेना है। तो सो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ डीएक्सेलरेशन इन द व्हीकल from equation v square equal to u square minus 2as. On putting v equal to 0, u equal to 10 square minus 2, a and s की वैल्यू 5, we have a equal to 10 meter per second square. Mean deceleration in the vehicle will be 10 meter per second square. So this is equation b and this can be written as equation a. So from a and b, a और b से 10 इक्वल टू 10 इंटू म्यू इंटू कॉस थीटा माइनस 10 साइन थीटा, तो 10 कॉमन में आएगा तो ये सब कैंसिल होगा, 1 इक्वल टू एंड वी हैव म्यू की वैल्यू 4/3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 3, ये 3 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको a सपोज कीजिए, इसको b सपोज कीजिए, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर आएगा और उसका रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट जो आएगा उससे आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी से सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। तो सो 4/5 कॉस थीटा माइनस 3/5 साइन थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब हम यहां पर इस चीज को लिखते हैं 4/5 कॉस थीटा माइनस 3/5 साइन थीटा
इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग साइन 53 डिग्री लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉस 53 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको हम लोग साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं। तो सो वी कैन राइट साइन 53 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन 37 डिग्री, राइट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 53 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो उस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे तो दिस होल टर्म्स बिकम साइन 53 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 37 डिग्री। So this angle becomes equal to this angle, that is 53 degree minus theta equal to 37 degree. So theta equal to 53 degree minus 37 degree equal to 16 degree. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा 16 डिग्री। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बट वंस अगेन आई रिपीट इट। तो आप जस्ट सुनिए कि mg साइन थीटा बैक में लगेगा और म्यू mg कॉस थीटा ऊपर लगेगा। सिंस ब्लॉक और व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद इन 5 मीटर, ऑब्वियसली व्हीकल विल बी डीएक्सेलरेटेड। तो दैट्स व्हाई म्यू mg कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन mg साइन थीटा। तो एंड एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, इसको ये अप साइड में जो फोर्सेस लगते हैं डाउन साइड वाले फोर्सेस से माइनस करके डिवाइड कर दिए, तो वी गेट म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। अब रिक्वायरमेंट फॉर डी एक्सेलरेशन टू स्टॉप द व्हीकल इन 5 मीटर विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। सो दिस एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन should be equated by the 10, and after solving this trigonometrical equation we get 16 डिग्री, राइट। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट शूज and ground is 0.9. Suppose a superman wear these shoes and race for 50 meter. There is no upper limit on his capacity of running at high speeds. Find minimum time that he will have to take in completing 50 meter starting from rest. Suppose he takes exactly this minimum time to complete the 50 meter. What minimum time will he take to stop? Okay. देखिए ये जो क्वेश्चन है, जब एथलीट या कोई भी जब दौड़ता है, स्पीड अप होता है स्टूडेंट, तो उस पर हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन सबसे पहले डिसाइड करनी है कि किधर लगेगा। एक्चुअली जब आप दौड़ते हैं तो आप पर नॉर्मल ऊपर लगता है, ग्रेविटी नीचे लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना चाहिए कि कौन सा फोर्स है जो हमारे स्पीड को बढ़ाने में हेल्पफुल है, कौन सा फोर्स है जो हमें आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। ऑब्वियसली वहां फ्रिक्शन ही पॉसिबल फोर्स है, तो फ्रिक्शन वहां पर एक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो फ्रिक्शन आगे क्यों एक्ट करेगा। जब हम आगे दौड़ते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन बैक साइड में लगेगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा नहीं, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्टिव होता है जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो। एक्चुअली जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो पैर का निचला हिस्सा है वो स्लाइडिंग नहीं करता है, वो कांटेक्ट में ही रहता है, फिर वहां से उठता है, फिर हम आगे उसको फिर ग्राउंड पर डालते हैं, फिर पीछे वाले पैर को हम उठाते हैं। जब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है तो वहां स्लाइडिंग नहीं होता है, और जब तक स्लाइडिंग नहीं आएगा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिव नहीं होगा। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी क्लियर दैट द नेचर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एथलीट शूज एंड ग्राउंड विल बी स्टैटिक। ओके, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है, वहां तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये 0.9 दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि 50 मीटर रेस को
ये कवर कर रहा है फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल टेक टू कंप्लीटिंग 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये मिनिमम टाइम क्या ले सकता है? तो मिनिमम टाइम लेगा तब जब उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे आएगा? टोटल का टोटल जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो आगे की ओर एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आएगा स्पीड अप होने के लिए, ये दैट विल बी ओनली ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगाएंगे और टोटल का टोटल फ्रिक्शन को एक्टिव करा देंगे। मीन इन दैट केस द फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एम जी होगा, और उसको एम से जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू स्पीड अप द एथलीट। तो आई थिंक वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो एक्चुअल में जब ये मैन दौड़ता है आगे की ओर, तो फ्रिक्शन भी आगे की ओर एक्टिव होगा। ये म्यू इंटू नॉर्मल मीन म्यू इंटू एम जी, म्यू की वैल्यू 0.9 है एंड एम कुछ भी हो, जी को 10 लेते हैं, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गया। तो इसलिए एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.9 इंटू एम इंटू 10 बाई एम से एम कट गया, तो ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन अचीव कर सकता है। तो सो मिनिमम टाइम रिक्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम v इक्वल टू एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू 9 एंड टी स्क्वायर। तो एस है 50 इक्वल टू 1/2 9 इंटू टी स्क्वायर। तो 9 टी स्क्वायर इक्वल टू 100। सो टी स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 9 मीन टी इक्वल टू 10/3 सेकेंड। सो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रेस इज 10/3, राइट। अब हमें नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड मिनिमम टाइम। ओके, ये हो गया। सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर, व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक टू स्टॉप। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये तो पार्ट ए था, अब पार्ट बी इसका है कि रुकने में कितना टाइम लेगा। तो रुकने में भी डी एक्सेलरेशन की वैल्यू यही होगा। अब रुकने वाले केस में क्या होगा कि रुकने वाले केस में फ्रिक्शन पीछे एक्टिव हो जाता है, लेकिन नेचर स्टैटिक ही होगा। तो यहां भी म्यू इंटू एम जी कराएंगे तो डी एक्सेलरेशन म्यू एम जी बाई एम से म्यू इंटू जी हो जाएगा। 0.9 इंटू 10 करने से ये भी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अब v की जो वैल्यू आया, v एट द एंड ऑफ 10/3 सेकेंड विल बी इक्वल टू a इंटू टी, मीन a की वैल्यू वी हैव 9 इंटू 10/3 से 3 टाइम्स में कटेगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये जो होगा ये इस प्रोसेस के लिए u का काम करेगा। तो सो फ्रॉम v इक्वल टू वी नॉट माइनस ए टी, इसकी वैल्यू 0 और यहाँ 30 और ये 9 इंटू टी। तो सो वी हैव अगेन t इक्वल टू 30/9 और t इक्वल टू 10/3 सेकेंड। तो जितना टाइम स्पीड अप होने के लिए लिया था उतना ही रुकने के लिए भी लगेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज 5 प्रॉब्लम कर लिए। प्रॉब्लम नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब हमारे सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 5 क्वेश्चंस का ही वीडियो अच्छा है, ज़्यादा इलोंगेट भी नहीं होगा। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर and subscribe my channel. Thank you.